लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बात की क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग पहले कहते हैं कि इनवॉलेंट्री है और ऑटोमेटिक है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये पैसिव है, ये अपने आप ही इनवॉलेंट्री हिसाब से होती है। इसमें ऑर्गेनिज्म रोल प्ले नहीं करता है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलेंट्री है, वो उस एनिमल का रिस्पॉन्स उसके कंट्रोल के अंडर होता है, राइट। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। जैसे रैट या कैट खुद लीवर प्रेस करती है, ये उसका रिस्पॉन्स है, पर क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग इनवॉलेंट्री कंडीशनिंग है। इसमें एनिमल्स से रिस्पॉन्स को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, कोशिश की जाती है कि एनिमल रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। और यहाँ पे जब एनिमल रिस्पॉन्ड करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो उसको या तो रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलती है, या पनिशमेंट मिलती है। उस रिस्पॉन्स के ऊपर रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट डिसाइड होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस, जो न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि बेल था, ठीक है, वो जो है वो यूसीएस के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, बेल जुड़ गई फूड के साथ। ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो बिहेवियर्स के बिहेवियर जो इमिट करता है ऑर्गेनिज्म, उसका जो कॉन्सिक्वेंस रहता है, उसका जो परिणाम रहता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आगे आने वाले कई रिस्पॉन्सेस को। अगर परिणाम अच्छा है तो उसके रिस्पॉन्स का परिणाम अच्छा है तो ये बिहेवियर रिपीट करेगा, पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो वो बिहेवियर जो है रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे यूसीएस, यूसीएस यानी कि फूड, वो मतलब इस केस में क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने अभी डिस्कस किया, उस केस में यूसीएस यानी कि रीइंफोर्समेंट एक रिस्पॉन्स की ओर ले जाता है। यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में कॉन्सिक्वेंसेस जो बिहेवियर के हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आगे आने वाले कई रिस्पॉन्सेस को, ठीक है। रीइंफोर्समेंट हमेशा रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग में, ये डिपेंड नहीं है कि रिस्पॉन्स आए कि ना आए, डॉग सलाइवेट करे या ना करे, पर उसको खाना तो मिलता रहेगा। वैसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो इंटरेस्ट का रिस्पॉन्स है, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, वही रीइंफोर्समेंट की ओर ऑर्गेनिज्म को ले जाता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के ऊपर। अगर आप लीवर प्रेस करोगे आपको खाना मिलेगा, आप लीवर प्रेस नहीं करोगे आपको खाना नहीं मिलेगा। तो लीवर प्रेस करना आपका रिस्पॉन्स है, उसके बेसिस में आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है। इवर्सिव कंडीशनिंग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जब एक रिस्पॉन्स कोई ऑर्गेनिज्म देता है, ठीक है, और उसको एक इवर्सिव स्टिमुलस और इवेंट मिले, ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, आगे एनिमल वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि रैट्स का एक्सपेरिमेंट हुआ है एक, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये कहा कि जिन रैट्स ने ये लर्न कर लिया था कि उनको छोटा पाथ लेना है मेज में खाने तक पहुंचने के लिए, वो जल्दी से ही लॉन्गर रूट पे स्विच कर लेंगे जब उनको शॉर्टर रूट पे शॉक दिया जाएगा, ठीक है। तो वो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको एक इवर्सिव स्टिमुलस मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो सप्रेशन हुआ, ये जो टेम्पररी सप्रेशन किया कि उनको खाना नहीं दिया गया जब उन्होंने शॉर्टर पाथ लिया और उनको शॉक मिला, खाने की बजाय शॉक मिला, तो इसलिए उन्होंने अपना पाथ स्विच कर लिया, ओके। तो इसीलिए इस केस में
ये इम्पोर्टेंट रहा ताकि बिहेवियर्स पे इम्पैक्ट हम देख सकें, राइट। उन्होंने एक लंबा पाथ लिया। फिर एस्केप और अवॉइडेंस बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। एस्केप लर्निंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एक अनवांटेड सिचुएशन में हैं, एक एवर्सिव इवेंट में है, एक ऐसे इवेंट में है जो नेगेटिव है, जो कोई भी वो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एक व्यक्ति या जानवर क्या कर सकता है कि वो एक ऐसा रिस्पॉन्स दे कि वो उस सिचुएशन को छोड़ दे, ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। तो ये एस्केप लर्निंग है, ठीक है। अगर आप नीचे एग्जाम्पल देखेंगे कि आप कमरा छोड़ दीजिए अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आवाज है वहां पे, तो आप एक नेगेटिव सिचुएशन से आपने अपने आप को बचा लिया, क्या करके, उस सिचुएशन से एस्केप करके, उस सिचुएशन से भाग कर, ठीक है। तो ये एस्केप लर्निंग है। फिर एक अवॉइडेंस लर्निंग है कि ऑर्गेनिज्म जो है एक रिस्पॉन्स बन करता है, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स करता है ताकि वो किसी नेगेटिव इवेंट को शुरू होने से पहले ही उससे बच जाए। जैसे आपको पता है कि इस कमरे में आवाज ज्यादा आती है बाहर से, बाहर की म्यूजिक की, तो आप उस कमरे में स्टडी करते वक्त ना बैठे, ठीक है। तो ये अवॉइड लर्निंग है कि नेगेटिव इवेंट शुरू होने से पहले ही आपने उसको अवॉइड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुआ है एस्केप और अवॉइडेंस लर्निंग को स्टडी करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने एक बॉक्स यूज किया है जिसको कहा है शटल बॉक्स। ये शटल बॉक्स है, ठीक है, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 रूम्स हैं। तो एक ट्रायल में रैट को एक कंपार्टमेंट में रख दिया गया और इस कंपार्टमेंट में एक लाइट है, ठीक है। अब जब ये लाइट फ्लैश होती है, ठीक है, उसके बाद ही, इस लाइट फ्लैश होने के बाद ही एनिमल को शॉक मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड होता है ये कंपार्टमेंट। तो इससे बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए जो चूहा है उसको इस कंपार्टमेंट में जाने के लिए जंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब रैट जो था वो जंप करता था बैरियर से, जब शॉक स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, तो ये एस्केप लर्निंग है कि आप ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में हो, शॉक आपको दिया जा रहा है, आप उससे उभरने के लिए, आप उससे बाहर निकलने के लिए आप दूसरे कंपार्टमेंट में जंप कर रहे हो, ठीक है। फिर कुछ ट्रायल्स के बाद रैट ने ये समझ लिया कि रैट्स ने ये समझ लिया कि जब भी लाइट ऑन होगी, लाइट फ्लैश करेगी तो शॉक आएगा, ठीक है। तो ये लाइट जैसे ही फ्लैश हुई, रैट ने इस कंपार्टमेंट में कूद लिया। तो ये अवॉइडेंस लर्निंग है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये किसने दी थी? ये जनरली बैंड्यूरा के वर्क से आई है, ठीक है। हम लोग कई चीजें सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करने में ही सीख लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा रीइंफोर्समेंट चाहिए, बट हम किसी और को ऑब्जर्व करते ही वो चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। मॉडल्स इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं इस ऑब्जर्वेशन थ्योरी में, एक है मॉडल। मॉडल किसको कहा गया है? जिन लोगों को देखकर हम वो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और अपने ऊपर और उससे कुछ सीख लेते हैं, वो लर्न कर लेते हैं, तो उन्हें मॉडल कहा गया है। जिनको देखकर हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है। फिर है विकैरियस रीइंफोर्समेंट।
विकैरियस रीइंफोर्समेंट ये कहता है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जैसे मॉडल को रीइंफोर्स किया गया था वैसे उसे भी रीइंफोर्स किया जाए। तो ये विकैरियस रीइंफोर्समेंट है कि मॉडल को मान लीजिए अच्छा काम करने पे किसी के हेल्प करने से प्रेज मिला, अवार्ड मिला, ठीक है, और कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ये चाहेगा कि जब वो किसी की मदद करे, ठीक है, तो उसको करेगा तो उसको भी यही रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये विकेरियस रीइंफोर्समेंट है कि आप समझते हैं, आप सीखते हैं जब आप दूसरों को रीइंफोर्समेंट मिलते हुए देखते हैं। ओके, तो जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं, ठीक है, बट कुछ लोगों को बेस्ट ड्रेस का ऐसे कुछ अवार्ड मिलता है, तो आप भी अपनी ड्रेसेस को वैसे ही ढालने की कोशिश करेंगे जिनको अवार्ड मिला गया है, ठीक है। तो ये विकैरियस रीइंफोर्समेंट है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया बेंड्यूरा ने 1961 में, जिसमें ग्रुप्स बना दिए गए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने ग्रुप्स बना दिए गए। तो और एक बोबो डॉल थी, ठीक है, एक बोबो डॉल को प्ले रूम में रख दिया गया। तो इनको एक पिक्चर दिखाई गई, इनको एक मॉडल के थ्रू पिक्चर दिखाई गई या फिर एक मॉडल के सामने बिठा दिया गया। इसमें ये दिखाया गया कि जो अडल्ट मॉडल्स हैं, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं बच्चों से, वो बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में एक बोबो डॉल को मार रहा था, ठीक है। दूसरे ग्रुप को क्या किया कि दूसरे ग्रुप को ये चीज ऑब्जर्व करवाई कि वो एडल्ट मॉडल्स जो हैं वो बोबो डॉल की तरफ नॉन अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं, यानी कि उसको मार पीट नहीं रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप में मार पीट रहे हैं बोबो डॉल के साथ एडल्ट मॉडल्स, एक ग्रुप में बिना मारपीट के बोबो डॉल के साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों को एक ऐसे ही रूम में, प्ले रूम में ले जाया गया जहां पे बहुत सारे टॉयज थे, ठीक है। अब जिस ग्रुप ने अग्रेशन ऑब्जर्व किया था, जिस ग्रुप ने बोबो डॉल को मार पीटते हुए ऑब्जर्व किया था एडल्ट मॉडल से, तो वो बच्चे और ज्यादा अग्रेसिव थे, ठीक है, एज कंपेयर टू उन बच्चों से जिनको बोबो डॉल की तरफ, जिनको ये दिखाया गया कि जो अडल्ट मॉडल्स हैं वो बोबो डॉल की तरफ अग्रेसिवली बिहेव नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि बेंड्यूरा ने बाद में ये बताया कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं अगर बच्चों को जो है मारपीट वाला या वायलेंट गेम्स या वायलेंट टीवी शोज या ऐसे कुछ मॉडल्स टीवी स्क्रीन में दिखाए जाए, तो इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो मारपीट वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। और इसमें एक और पार्ट है, एक पार्ट ये है कि इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में जो अडल्ट मॉडल्स को है, अगर कई फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में अडल्ट मॉडल्स को पनिश किया गया अग्रेसिवली बिहेव करने के लिए, तो बच्चों ने अग्रेसिवली बिहेव नहीं किया बोबो डॉल के साथ, क्योंकि उनको पता है कि पनिशमेंट मिलेगी। उनके अडल्ट मॉडल को भी यही पनिशमेंट मिली थी, ठीक है। और जिस ग्रुप को दिखाया गया कि उसको अडल्ट मॉडल को प्रेज मिल रही है अग्रेसिवली बिहेव करने के साथ, एडल्ट मॉडल को प्रेज मिल रही है, तो वो उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बोबो डॉल के साथ प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये विकेरियस रीइंफोर्समेंट है कि हम देखकर वो बिहेवियर अपने में
ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं। इसमें तीन चार चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है अगर हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द्वारा हमें कोई चीज सीखनी है। पहला ये है, हम अटेंशन पे करें। अटेंशन पे किस चीज पर करें? मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पर, ठीक है, और ये देखें कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर रिमेंबर, सेकेंड स्टेप है रिमेंबर रखें, रिमेंबर करें कि क्या ऑब्जर्व किया था हमने। थर्ड ये है कि हम इतने काबिल हों कि वो जो बिहेवियर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। फोर्थ, कि हमें मोटिवेशन हो कि हाँ हमें ये चीज सीखनी है। तो ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है अटेंशन पे करना, सेकेंड है उसे रिमेंबर करना, थर्ड है उसको रिप्रोड्यूस करना, और फोर्थ है उसको वो बिहेवियर करने के लिए मोटिवेटेड रहना। इसमें अटेंशन प्रोसेस डिटेल में समझाया गया है कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेटिव अटेंशन के साथ कि किस चीज को आप अटेंशन पे कर रहे हैं और किस चीज को नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो इंटेलेक्चुअल और सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये एक मॉडलिंग, जो मॉडल का बिहेवियर है वो हमारे लिए एक एज अ हिंट सर्व करता है, ठीक है, क्योंकि जो मॉडल का बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कि इंपॉर्टेंट टारगेट बन जाता है ऑब्जर्व को अचीव करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस याद रखना है, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है। पहले अटेंशन पे करना है, फिर हमें उसे जो है मॉडल जो कर रहा है उसको याद रखना है, फिर हमारे में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उसे रिप्रोड्यूस करें, चौथा कि हम में मोटिवेशन। तो जो मॉडल बिहेवियर है वो हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिटेन करें, ठीक है, अपने मन में उसको याद रखें, ओके। इसमें कैसे हम याद रख सकते हैं? इमेजेस द्वारा। हमने किसी को देखा वो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, तो हमने माइंड में एक इमेज बना ली, ठीक है, कि वो कैसे कर रहा था। फिर दूसरा तरीका है वर्बल रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम की तरह कि वो इंस्ट्रक्शंस और जो वर्बल सिंबल्स हैं, जैसे कि वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस या पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम वर्बली याद रखें। फिर मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मॉडलिंग फिनोमिनन का, ठीक है। तो जिसको हमने देखा उसको हम याद रखें, ठीक है, और हम उसको वैसे ही रिप्रोड्यूस करें, वैसे ही डिस्प्ले करें अपने बिहेवियर में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक स्टेप सीख रही हूँ किसी से, तो डांस का स्टेप सीख रही हूँ, तो मैं अपने माइंड में वो याद रखूं, और जब मेरी प्रोड्यूस करने की बारी है, जब मेरे को परफॉर्म करना है, तो मैं अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। इस हिसाब से मुझे अपने माइंड में रिमेम्बर करके रखना है। फिर एक है लास्ट प्रोसेस जो होता है वो मोटिवेशनल प्रोसेस है। इसमें ये कहते हैं कि जब आपने मॉडल बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो हो सकता है ऑर्गेनिज्म ना दे, क्योंकि उसको अच्छे इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं, या क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि बोबोडॉल को जिस बच्चे ने, जिस अडल्ट मॉडल ने मारा, उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये बिहेवियर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे ऑब्जर्वर्स, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है।
फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का। ओके, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि आपके पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंट और बिहेवियर, ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तीन चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं एक व्यक्ति को। तो कोई भी सिनेरियो है उसमें तीन चीजें एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो एक है पर्सनल फैक्टर्स, एक है किस एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति रह रहा है, और एक है आपका बिहेवियर। ठीक है, तो तीन चीजें एक व्यक्ति के सोचने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसका पर्सनल फैक्टर्स, उसका एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहता है, और उसका बिहेवियर। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डबल एरोस बनाए हुए हैं कि एनवायरनमेंट भी एक व्यक्ति के कॉग्निशन को फंक्शन करेगा, और व्यक्ति का कॉग्निशन, व्यक्ति के खुद के पर्सनल फैक्टर्स भी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो थ्योरी हमें पढ़नी है वो है कोलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है कि लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं कि आपको एकदम से कोई सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, आपने कोई ट्रायल एंड एरर में नहीं गया, बट ऐसे ही आपको एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब इसमें कोलर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इसमें इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, इसके पास प्रॉब्लम थी कि कैसे वो बनाना अपने पास लाए जो कि उसकी केज से या उसकी रीच से बाहर था। ठीक है, तो इसने बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कैसे कि पहले इसने खाली बार से, खाली इन चीजों से जो है वो बनाना लेने की कोशिश की। ठीक है, बट नहीं हो पाया। ठीक है, वो नहीं रीच कर पाया। फिर उसने इसको इसके ऊपर बार्स यूज करके एक स्टिक के द्वारा इस बनाना को रीच किया। ठीक है, अब इसमें कोलर ने इसको कोई ट्रेनिंग थोड़ा ना दी थी कि ऐसे बनाना को निकालना है, ऐसे बनाना आपके पास आएगा। नहीं, इट वाज कि उनको अपने आप से एक एकदम से एक सोल्यूशन मिल गया कि हाँ मैं बनाना को ऐसे निकाल सकता हूँ। तो इसलिए फिर सुल्तान ने, इस चिंपैंजी ने ऐसे ही किया। ओके, ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, आई एम सॉरी अबाउट इट। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग में मॉडलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपके सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके सीखना चाहते हो। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं। ओके, तो सिर्फ यही जानने की जरूरत है आपको इस स्लाइड में। ओके, इनसाइट लर्निंग हो गया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुआ। अब आते हैं लेटेंट लर्निंग पे। लेटेंट लर्निंग क्या है? लेटेंट लर्निंग फाइंड आउट की टोलमैन ने। ठीक है, लेटेंट लर्निंग मतलब एक तरह से हिडन लर्निंग। ठीक है, इसमें इमीडिएटली आपको लर्निंग नहीं दिखेगी, बट कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म ने लर्न कर लिया होगा। ठीक है, अब इसमें टोलमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया
रैट्स के और इनको एक मेज सॉल्व करना था, मेज के द्वारा बाहर निकलना था। ओके, एक एक करके। तो इसमें पहले फर्स्ट ग्रुप, इसमें रैट्स को मेज में डाल दिया और उनको रीइंफोर्समेंट दिया गया, उनको रीइंफोर्स किया गया फूड के द्वारा, ठीक है, ताकि वो जब दूसरी साइड पे पहुंचे तो वो उनको खाना मिले, ठीक है। ये तब तक रिपीट किया गया जब तक रैट ने सारे ट्रायल्स में सक्सेसफुली मेज को सॉल्व नहीं कर लिया बिना एरर्स के, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप में क्या किया कि इनको कभी भी रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया जब वो मेज से बाहर निकले, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि रैट्स को जब वो सेकंड ग्रुप में थे तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलना शुरू हो गया मेज से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और थर्ड ग्रुप जो था वो एक कंट्रोल था, दैट मीन्स उनको ना कोई रीइंफोर्समेंट दी गई ना उनको कुछ दिया गया, ठीक है। फिर अगर एक बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम इन चीजों को देखें तो पहले ग्रुप ऑफ रैट्स जो थे उनको सक्सेसफुली मेज लर्न कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो लर्निंग है वो रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस द्वारा वो सीख लेते, ठीक है। बट हमने ये देखा कि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स ने नहीं सॉल्व किया मेज, बट जब सेकंड और थर्ड ग्रुप वो ऐसे ही भटकते हुए दिख रहे थे हमें, ठीक है, जब उन्होंने अपना वे एक्सीडेंटली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप ऑफ रैट्स थे जब उनको रीइंफोर्समेंट मिला पहले टाइम के लिए तो उनको ज्यादा टाइम लगना चाहिए वो मेज सॉल्व करने के लिए, पर उनको बहुत जल्दी उन्होंने मेज सॉल्व कर लिया। पहले तो ये लगा कि वो ऐसे ही इधर उधर मेज में घूम रहे थे और उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था, बट जब रीइंफोर्समेंट मिला तो उन्होंने मेज सॉल्व कर लिया। तो पहले सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स जो थे वो मेज लर्न करते हैं सक्सेसफुली, क्योंकि लर्निंग जो डिपेंड करती है वो रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस पे करती है कि रीइंफोर्समेंट क्या मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ रैट्स ने बहुत एरर्स के बाद मेज सॉल्व कर लिया, और जबकि सेकंड और थर्ड ग्रुप्स के रैट ने हमने देखा कि वो ऐसे ही एमलेसली वॉन्डर कर रहे थे, बट एक्सीडेंटली उनको वे मिल गया, ठीक है। जब उनको सेकेंड ग्रुप ऑफ रैट्स को जब रीइंफोर्समेंट मिला तो उन्होंने इमीडिएटली ही वे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इससे टोलमैन ने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन निकाला, ये रिजल्ट फाइनल निकाला कि जब रैट्स जो हैं जो सेकेंड ग्रुप में थे वो इधर उधर ही घूम रहे थे एमलेसली मेज में, तो उन्होंने लर्न कर लिया था भी, ठीक है। उन्होंने लर्न कर लिया था और उन्होंने अपने कॉग्निटिव मैप पे उसको स्टोर कर लिया था। कॉग्निटिव मैप क्या है? अब आपका मेज का फिजिकल लेआउट जो माइंड में स्टोर कर लिया, ठीक है। जैसे हमारे माइंड में हम स्टोर कर लेते हैं कि अच्छा अगर हमें ग्रोसरी स्टोर जाना है तो एक माइंड में मैप बन जाता है, अगर हमें यहाँ जाना है तो एक माइंड में मैप बन जाता है, ठीक है। तो रैट्स ने पहले सेकंड ग्रुप ऑफ रैट्स ने पहले मेज एग्जिट करना नहीं बताया, उन्होंने नहीं सीखा क्योंकि कोई रीजन नहीं था उनके पास ही करने के लिए, ओके। तो ये एक आइडिया जो टोलमैन ने कहा कि जो लर्निंग है वो बिना रीइंफोर्समेंट के हो सकती है और फिर बाद में वो बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती है, वो लेटेंट लर्निंग है। देन नेक्स्ट थ्योरी जो लर्निंग में इंपॉर्टेंट है वो है फील्ड थ्योरी। ये क्या है? ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है
उसके पैटर्न को बताती है। ये डेवलप किया कर्ट ल्यूइन ने। कर्ट ल्यूइन एक जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है वो फंक्शन है किसका, पर्सन का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, आपका बिहेवियर आपके फंक्शन है, आपके खुद की एक आपके खुद का और आपके एनवायरनमेंट का, ये उन्होंने कहा और ये इनकी फील्ड थ्योरी का मॉडल है। अब आप देखें, एक वेक्टर है, ये आपको ड्राइविंग फोर्स है, ये आपको एक चला रहा है। ठीक है, फिर ये आपकी नीड्स हैं, कुछ नीड्स हैं आपकी और कुछ आपकी एबिलिटीज हैं। आपको इस रास्ते में बैरियर भी मिलेंगे, ठीक है, जो आपको गोल की तरफ पहुंचने से रोकेंगे। तो यहाँ पे क्या ड्राइविंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, एक तरफ से ड्राइव आ रहा है कि हाँ आपको एक करना है, पर बैरियर आ रहा है जो कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाता है और वो आपको गोल तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, और ये आपका एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये बाउंड्री के अंदर जो भी है ये एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ये आपकी लाइफ स्पेस है। ठीक है, ये एक पर्सन की लाइफ स्पेस है और ये फॉरेन एनवायरनमेंट है। ओके, तो ये जो थ्योरी है ये बता रही है कि हाँ, एक तरफ से आपको ड्राइविंग फोर्स आ रहा है और आपके जो नीड्स हैं वो आप, एक तो नीड्स हैं और आपकी खुद की एबिलिटीज हैं, वो आपको एक तरह से जरिया बन रही हैं ड्राइव करने के लिए आपको अपने गोल की तरफ। उसके बीच में बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये जब बैरियर आता है तो आपको गोल पे नहीं पहुंचने देता, वो आपको रोकता है, वो एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो ये वेक्टर है, ये पॉजिटिव गोल की तरफ नहीं रोकने, आपको नहीं चलने दे रहा। बीच में जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये जो है आपका बाउंड्री का स्पेस है, ये आपका फॉरेन है, फॉरेन एनवायरनमेंट आप इसे कह सकते हो। ओके, तो ये फील्ड थ्योरी है। नेक्स्ट इज डेविड ऑस्यूबल्स मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें कहा कि 4 तरीके की लर्निंग डिस्क्राइब की गई है। एक रोट लर्निंग, जिसमें बच्चे बस लर्न करते हैं, जैसे टेबल्स लर्न कर लिया, स्टोरीज लर्न कर ली, अल्फाबेट्स लर्न कर लिए, बट इसमें कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। ठीक है, देन सेकंड है मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें बच्चे जो है न्यू नॉलेज ऐड करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। ठीक है, हम ABCD सीखते हैं, ठीक है, वो हमारी प्रीवियस नॉलेज है और उसी नॉलेज को लेकर चलते हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर वर्ड्स पे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर वर्ड्स को यूज करके पैराग्राफ बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ को यूज करके एस्से बनाना सीखते हैं। तो ये एक मीनिंगफुल लर्निंग है। फिर थर्ड है एक रिसेप्टिव लर्निंग। जब बच्चे को कोई मटेरियल, जब बच्चा रिसीव करता है तो जो बच्चा है वो रोट के द्वारा या मीनिंगफुल लर्निंग द्वारा उसको ग्रहण करता है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है किसी और के थ्रू आती है और बच्चा जो है ग्रहण करता है, कोई उसे सिखाता है, पेरेंट हो, टीचर हो, उसको कुछ देता है मटेरियल देन लर्न करने के लिए, तो वो या तो वो रोट के द्वारा करेगा, रट्टा मारेगा, या फिर वो उसमें मीनिंग ढूंढेगा। मीनिंगफुल लर्निंग, कोई भी चीज आपको दी हो, कहीं पे रट्टा मारा जाएगा और कहीं पे मीनिंगफुल होगा। ठीक है, फिर है फोर्थ है डिस्कवरी लर्निंग। जब जो एक बच्चा है वो नॉलेज ग्रहण करता है खुद की आइडियाज से, जो भी इंफॉर्मेशन उसको गिवन है उसके हिसाब से वो डिस्कवर करता है अपने लिए चीजें। ओके, तो ये डिस्कवरी लर्निंग है। ओके, सो लर्निंग में यही चीजें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। थ्योरीज लर्निंग की इम्पोर्टेंट है, तो उनको अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।